नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरवपाल और आप देख रहे हैं राजपथ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर इंजीनियर स्नेहा जी मौजूद हैं, जो कि सह-संस्थापक हैं नेशनल चौपाल की, और पहचान की मोहताज ये नहीं है, आप सभी लोग इनको जानते हैं। बहुजन मीडिया का एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुजन हितैषी पत्रकारिता करती हैं और तमाम इनके चैनल को आप देखते हैं, सराहते हैं। तो आज हम इनके साथ मिलकर आपके लिए एक बेहतरीन एक मुद्दा लेके आए हैं चर्चा का, जिसकी धमक जो है वो हिंदुस्तान के गलियारों में चमकने लगी है और आवाज आने लगी है, सुगबुगाहट होने लगी है 24 के चुनाव से पहले, कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। तो पहले तो हम स्वागत करते हैं स्नेहा जी का। स्नेहा जी, जय भीम, आप कैसे हैं? ठीक है। तो स्नेहा जी, जो आज का ये मुद्दा है और आज जो हमने चर्चा का विषय चुना है कि जो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं अखिलेश और राहुल गांधी, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? आप तो बसपा की बीट को काफी लंबे समय से फॉलो कर रही हैं, तो आप इसको किस रूप में देखती हैं? देखिए जैसे गौरव जी, ये जो संभावनाएं हैं, इस पर जो बातचीत हो रही है, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं आप आवाज सुन पा रहा हूँ, आपका फ्रेम जो है वो टिल्ट हो गया है, आपका फ्रेम रोटेट हो गया है। आप अपने फोन को, हाँ अब ठीक हो गया, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ये जो संभावना है, ये संभावना काफी मायने रखती है अपने आप में, लेकिन इसके दोनों साइड भी देखना पड़ेगा। तो दोनों साइड पर हमको लगता है कि इस पर चर्चा हम करेंगे। तो जैसे कि अगर हम ये जी, ये सोचे कि अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी बसपा आने की तैयारियां कर रही है, या फिर इसकी कई संभावनाएं नजर भी आ रही है, क्योंकि इसके पहले जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कुछ बसपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था, वहां से एक संभावना निकल कर आई। और जिस प्रकार अखिलेश यादव का जो रवैया रहा और अभी जो रवैया दिख रहा है, उससे भी लग रहा है कि कुछ संभावनाएं बढ़ सकती है। तो लेकिन इससे क्या क्या हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि लोगों को जो है गठबंधन के मूड में सारे लोग हैं, मतलब जो लोग चाहते हैं कि भाजपा को रोके, जिनके जिनके मन में ये लगता है कि सांप्रदायिक ताकतों को जो मजबूत हो रही है, इसके लिए काफी सारे लोग बसपा की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं। लेकिन उनको लगता है कि गठबंधन जो है, मतलब ताकत के साथ अगर आगे आते हैं तो गठबंधन महत्वपूर्ण रहेगा। और काफी सारे लोगों ने, जैसे अखिलेश यादव के साथ 2019 का जो गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन को काफी लोगों ने पसंद किया था। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस गठबंधन को और भी लोकसभा 2024 के नजरिए से जो देख रहे हैं, तो ये फायदेमंद और लोग पसंद करेंगे। अगर साथ कांग्रेस भी आ जाती है, तो एक विपक्ष के तौर पर, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर हम देख सकते हैं। अच्छा स्नेहा जी, जैसे मैंने एक चीज देखी, अभी निकाय हाल ही में निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और इसमें कुछ लोगों का कहना है कि बसपा का प्रदर्शन जो रहा है वो खराब रहा, उतना संतुष्ट नहीं रहा। तो लेकिन जहां तक मैं इस प्रदर्शन को देखता हूं, निकाय चुनाव के बाद बसपा एक अलग ग्राउंड पे आ गई है, एक अलग लेवल पे आ गई है, क्योंकि बसपा के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2022 में जो बसपा का प्रदर्शन रहा, उस समय सपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा प्रदर्शन माना जा सकता है। उसका मुख्य कारण था कि मुस्लिम वोट बैंक सपा के साथ एक तरफा गया। लेकिन जो पिछले 1 साल, 1.5 साल में समाजवादी पार्टी का रवैया रहा मुस्लिम वोट बैंक की तरफ, और जो मुस्लिम समाज की तरफ रवैया रहा अखिलेश यादव का, सपा प्रमुख का, तो उससे कहीं न कहीं नाराज थे। और में ये नगर निगम के चुनाव में ये दिखाई भी दिया। अब पार्टियां सामने से ना बोले, नेता सामने से ना बोले, लेकिन अंदरूनी तो अखिलेश यादव भी जानते हैं कि उनकी जो नींव है, उनका जो वोट बैंक है, वो दरक चुका है। उनके साथ अब मुस्लिम वोट बैंक इस समय नहीं खड़ा है। तो कहीं ना कहीं बसपा के पास प्लस हुआ है इस निकाय चुनाव में। हाँ, बसपा के पास प्लस हुआ है। और जी, ये भी, जब बसपा की अगर हम बात करते हैं, तो बसपा हार जीत या फिर कितनी सीटें आई,
उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बसपा का हर बार का एनालिसिस यही होता है कि वोट बैंक में कितनी बढ़ोतरी हुई, सीटें आना नहीं आना, लेकिन हर बार जब भी देखा गया तो बसपा के वोट बैंक में जो वोट बढ़ा, प्रतिशत वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, उससे ही बसपा जो है अपने आप ये, या फिर बसपा के जो फॉलोअर है वो इसी से मानते हैं कि बसपा मजबूत हो रही है क्योंकि उसका वोट बैंक बढ़ता रहा है। और निकाय चुनाव में भी यही देखा गया है। और वही अगर हम बात करें मुस्लिम वोटों की, तो अगर मान लो अगर गठबंधन की संभावना बन जाए तो ये एक हो सकता है कि जो कुछ वोट जो है वो थोड़ा थोड़ा जो वोट है वो मुस्लिम वोट बढ़ जाता है, तो वो हो सकता है कि एक जगह आ पाए अगर बसपा और सपा का गठबंधन होता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात बिल्कुल ये, जी जी, तो बोलिए बोलिए, आप कांग्रेस, बात पूरी कीजिए। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो इसमें भी जैसे कांग्रेस का भी जो बेस वोट रहा है वो भी कुछ और नहीं रहा है। जैसे बीजेपी का एक वोट मानते हैं, उसका जो आधा बेस वोट है वो वोट कभी ट्रांसफर नहीं होता, वो एक सांप्रदायिकता के नाम पर या हिंदू राष्ट्र के नाम पर वो भाजपा के साथ ही बना रहेगा, वो कहीं ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन जो कांग्रेस का वोट है, तो चूंकि कांग्रेस से नाराज होकर जब बसपा बनती है, तो कांग्रेस का जो बेस वोट था, जिसे शेड्यूल कास्ट का वोट कहा जा सकता है, जिसे मुस्लिम वोट कहा जा सकता है, और कुछ ओबीसी वोट है, कुछ सवर्ण वोट है, तो सवर्ण वोट तो ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन खासकर दलित वोट और मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस से छिटक गया था। तो ये कांग्रेस का जो नुकसान हुआ वो हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ऐसी संभावना बने तो ये इस समय शायद स्नेहा जी का कनेक्शन चला गया है। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। और स्नेहा जी शायद फिर से कनेक्शन में कांग्रेस कुछ दिक्कत आ रही है दोस्तों, लेकिन जो बात हम कर रहे थे, हाँ, आ गई स्नेहा जी। जी, जो आपने ये बात कही स्नेहा जी, कि ये जो निकाय चुनाव के बाद जो समीकरण हम लोग देख रहे हैं, और समीकरण में जो ये मुस्लिम वोट बैंक सपा से दरक रहा था, ये निकाय चुनाव में नजर आने लगा था कि हम लोगों ने प्रयागराज में ग्राउंड रिपोर्ट किया तमाम, और हम अपने और जगह पे कवरेज किया, और मैंने और काफी लोगों से सुना, तो उनका कहना था कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो सपा की तरफ नहीं जा रहा है, पर देखा जा रहा था कि बसपा की तरफ जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं बसपा की ओर से कुछ कमी रही। वो मुस्लिम, उन्होंने जो एक 17 में से 11 कैंडिडेट दिए, एक मैसेज वो देना चाहती थी प्रतिनिधियों का मुस्लिम समाज में, वो सही से पहुँच नहीं पाया, जड़ तक नहीं पहुँच पाया, और जो मुस्लिम वोट बैंक था वो डाइवर्ट हो गया। आपने देखा कैसे मुरादाबाद में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो कहीं न कहीं वो कांग्रेस के पास, बसपा के पास, और मेरठ में एआईएमआईएम के पास गया। तो कहीं न कहीं जैसे बसपा सुप्रीमो ने अब चुनाव के बाद यह समीक्षा करनी शुरू की है, और तमाम हम लोग देख रहे हैं कि कैसे बसपा सुप्रीमो बहन जी जो है ताबड़तोड़ मीटिंग कर रही हैं। अभी परसों 4 दिन पहले, मतलब परसों 4 राज्यों की समीक्षा की, फिर कर्नाटक को लेकर की, उससे पहले यूपी को लेकर की। तो बसपा सुप्रीमो जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, मेरा मानना ये है। और कहीं न कहीं जो वोट बैंक है उनका, जो बड़ा वोट बैंक है, जो 22% वोट बैंक है पूरे हिंदुस्तान में बहुजनों का, तो उसको कहीं न कहीं एक्टिवेट करने के मूड में नजर आ रही है बसपा सुप्रीमो। हाँ, जैसे जी, था कि नगर निकाय चुनाव के बाद तुरंत जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से देखिए तो सारे प्रदेशों की लगातार जो है वो मीटिंग हो रही, समीक्षा बैठक हो रही है और सारे प्रदेशों में काम पर लगा दिया गया। जैसे कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर के स्टेट की जो एक बैठक हुई, उसी बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हुआ, उसी बैठक में दिल्ली प्रदेश की भी कमेटी हुई और झारखंड भी रहा। ऐसे में जब जो दिशा निर्देश दिए गए बहुजन समाज पार्टी को, उस दिशा निर्देश से यही समझ आता है कि आने वाले 2024 के लिए जो है वो अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं और मजबूती के साथ कर रहे हैं। और एक बात है, जैसे बहुजन समाज पार्टी का जब देखते हैं तो चर्चाओं में बहुजन समाज पार्टी मतलब एज अ मीडिया के तौर पर अगर हम देखते हैं तो मीडिया में चर्चाओं में आने में वो भरोसा नहीं करते हैं। उनका भी ये मानना है कि वो जी, जी, अपना जी। संगठन बनाए। और यही जो मीटिंग की समीक्षा हुई, तो अगर हम उस मीटिंग की समीक्षा का अगर हम सार निकालते हैं तो यही कहा गया है कि सांप्रदायिक ताकतों से बचने के लिए या फिर उन्हें रोकने के लिए उन्होंने अपने संगठन को मजबूत बनाने की बात कही है। तो हो सकता है ये एक है कि अपने जी, अपनी पार्टी
जो है वो मजबूती के साथ खड़ा करना चाहे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसी के साथ साथ अगर पार्टी खड़ी हो जाती है तो फिर अलायंस के कुछ जो है प्री पोल अलायंस के कुछ संभावनाएं तैयार हो सकती है, और यही इसी तैयारी में हो सकता है, जैसे कि अगर राहुल गांधी चाहते हैं या फिर अखिलेश यादव चाहते हैं तो संभावनाएं तैयार है, लेकिन कांग्रेस के साथ काफी नुकसान भी होने की चांसेस है, क्योंकि इतिहास जो कांग्रेस का रहा है वो ठीक नहीं रहा बहुजन समाज पार्टी। जी, जी, जी। लेकिन जैसे स्नेहा जी, हम सब जान ही चुके हैं, और हम जैसे जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन जो 2022 के चुनाव में हुआ, जयंत चौधरी पहले कांग्रेस के साथ जाया करते थे, लेकिन जब 22 के चुनाव में उनको लगा कि जो मुस्लिम है वो सपा की ओर जा रहा है, तो जयंत चौधरी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा का हाथ थामा, और उनको फायदा भी वहां पे उस चीज का हुआ, मुस्लिम वोट बैंक उनको मिला। तो कहीं ना कहीं अब जयंत चौधरी भी जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा है, तो वो भी दरकिनार कर रहे हैं। जैसे कर्नाटक में एक फोन किया राहुल गांधी ने और जयंत चौधरी पहुंच गए। तो ऐसे में एक बड़े दल की जरूरत है, और भाजपा का सबसे बड़ी मजबूती जो है वो है कैडर। भाजपा का कैडर इतना मजबूत है, अगर आपको किसी भाजपा को हराना है तो आपको एक ऐसा दल चाहिए जिसका कैडर मजबूत हो। तो मेरे को तो नहीं लगता कि बसपा से बड़ा कैडर किसी दल का देश में होगा, क्योंकि बसपा अपने कैडर के लिए जानी जाती है, संगठन के लिए जानी जाती है। तो जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो अब ये समीक्षाएं ले रही हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आसार बनने लगे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मजबूरी में आना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कुछ बचेगा नहीं, जहां तक मुझको नजर आ रहा है। क्योंकि सिर्फ आप यादव वोट के भरोसे आप 24 का चुनाव नहीं लड़ सकते। 24 का चुनाव देखिए सिर्फ ऐसा यादव वोट नहीं के भरोसे नहीं लड़ सकते। कि यादव वोट जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी नेता की बात मानकर जो है वो यादव वोट ट्रांसफर हो जाता है। ये देखा गया है जी, क्योंकि 2019 में जो लोकसभा में जो अलायंस हुआ था सपा बसपा का, तो ऐसे में जी। वो ट्रांसफर नहीं हो पाया था बसपा में। तो यादव हम्म। वोट जो है ना वो जब अलायंस होता है तो उन्हें लगता है कि बसपा जो है वो एक विशेष लोगों की पार्टी है और विशेष एजेंडे पर काम करती है, और इसीलिए यादव वोट पे छिटक कर वो अपने हिंदू हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर काम करते हैं, और फिर वो वोट जो है वो बीजेपी को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एक देखा गया है। जी। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यादव हमेशा बना रहेगा। और वही अगर हम हाँ, यहाँ देखें बहुजन समाज पार्टी देखें तो उसका वोट ट्रांसफरेबल है, जहाँ कहा जाता है उनकी नेता के द्वारा जो जहाँ कहा जाता है लोग जो है वो वोट कर देते हैं। तो ये बसपा के साथ इसलिए नुकसान बसपा का कई बार होता है कि बसपा का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बाकी पार्टी जिनके साथ अलायंस होता है तो वो नहीं हो पाता। तो वो पिछली बार के जो 2019 के चुनाव में हालांकि बसपा का नुकसान हुआ नहीं, लेकिन जितना होना चाहिए था फायदा उतना भी नहीं हो पाया। तो कांग्रेस के साथ भी यही संभावनाएं हो जी। सकती है, यही कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में भी सवर्ण वर्चस्व अधिक है, और कांग्रेस का जो स्वभाव है हम्म। जी। वो स्वभाव ऐसा है कि वो काउंटर पॉलिटिक्स काउंटर लीडर तैयार करने में वो ज्यादा काम करते हैं, ना कि जो लीडर है उसे लीडर मानने में। अगर हम इतिहास के पन्ने में देखें तो बाबा साहब के साथ में भी कांग्रेस ने जो छल किया, तो बाबा साहब के पीए को ही काउंटर लीडर के तौर पर पेश किया गया है ना। जो जो काजोड़कर रहे तो बाबा साहब के पीए थे और उन्हीं को एज ए लीडर उन्होंने सामने रखा। भाई उसके पहले अगर हम देखें तो बाबू जगजीवन राम को भी देखें, तो एक काउंटर लीडरशिप हमेशा कांग्रेस ने देने की कोशिश की। या फिर उसने ये नहीं सोचा, कांग्रेस का ये फिलॉसफी या फिर आइडियोलॉजी नहीं रही कि जो स्थापित है, जो पहले से समाज का काम कर रहा है या फिर समाज का लीडर है ओरिजिनली, उस लीडर को लीडर नहीं मानना, ये कांग्रेस का हमेशा से रवैया रहा है। आज जो खर्गे का चेहरा हम देख रहे हैं वो भी कहीं लेकर जाता है, और वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बहन जी जो है जब भी अलायंस की बात होती है तो सीटों पर आकर बात करती है, और उसके बाद भी सारी चीजें आगे बढ़ती है। लेकिन आज विपक्ष की जरूरत है और मजबूत विपक्ष की जरूरत है, और विपक्षी नेता के तौर पर देखें तो सारे जो नेता दिख रहे हैं वो नए नए चेहरे हैं, नई लीडरशिप है। सबसे अनुभवी अगर कुछ कहीं कह सकते हैं तो वो अभी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही है। तो उनके नेतृत्व में भी ये ऐसी पॉसिबिलिटी हो, और इस देश के जो लोग हैं वो कुछ
नया एक्सपेरिमेंट देखे, राजनीतिक समीकरण देखे। जी जी जी। स्नेहा जी, जैसे कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पिछले कुछ सालों से कहिए, राहुल गांधी जब 2014 के बाद जब भाजपा सरकार में आती है और प्रचंड मोदी लहर होती है, तो राहुल गांधी मोदी को डिफेंड करने के लिए कभी वो हिंदुत्व की पिच पे आ जाते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, 2019 के चुनाव में देखने को मिला। लेकिन इस बार के चुनाव में राहुल गांधी का एक अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है, और वो कहीं ना कहीं आदिवासी, मूल निवासी, पिछड़े, दलित, मतलब ये बहुजन, जो बहुजन पॉलिटिक्स है उसकी ओर लौट रहे हैं। वरना कभी कांग्रेस, मतलब अभी भी कांग्रेस जो है वो स्वर्ण वर्चस्व दल है, उसको हमेशा से ही स्वर्ण वर्चस्व दल कहा गया है। और हिंदुस्तान में अगर स्वर्णों को सबसे ज्यादा भागीदारी देने में और सबसे ज्यादा उनको मतलब राजनीतिक हिस्सेदारी देने में सबसे कोई दल रहा है तो वो कांग्रेस रहा है। 8-8 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने एक बारी में 8-8 मुख्यमंत्री बनाए थे। तो ऐसा क्या बदलाव हुआ कि राहुल गांधी एकदम से बहुजन राजनीति की ओर आ गए? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का तो जैसे कि मैं पहले ही कहा कि वो सवर्ण वोट बैंक ही उसका खास वोट बैंक था, लेकिन कांग्रेस को बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो वोटर्स रहे हैं, मतलब आज भी हम देखें, हमारी एक पीढ़ी अगर हम पीछे जाते हैं तो हमारी एक पीढ़ी पीछे वाले जो लोग हैं वो कांग्रेस के वोटर हैं। लेकिन जब जैसे ही कांशीराम साहब का एंट्री होती है, मतलब 1971 के बाद एक नई सोच जन्म लेती है। 1971 में महाराष्ट्र के अंदर एक कांग्रेस की और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो नेता है दादा साहब गायकवाड़, इनका एक अलायंस होता है, और उस अलायंस में उस समय लोकसभा में 521 सीटें होती हैं, और 521 सीटों में से एक सीट जो है वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मिलती है, और 520 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस जो है वो कभी भी दलितों के लीडर्स को स्वीकार नहीं कर रही है, मतलब नहीं कर सकती है, उसकी आइडियोलॉजी ही ये इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो वही चीज 1971 में होती है, और कांशीराम साहब ये बात समझाने में सफल हो गए कि किस प्रकार से गांधी जी की विचारधारा और बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा, दोनों विचारधारा के लिए जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो गांधी जी की विचारधारा के लोग 520 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और बाबा साहब के लिए सिर्फ एक सीट। और जब यहाँ से शुरुआत होती है तो कांशीराम साहब ये बताने में सफल हो जाते हैं कि ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश के अंदर जो दलित है, आदिवासी, और उनका जो पिछड़े हैं, मुस्लिम है, तो उनके लिए अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है। और जब जैसे जैसे कांशीराम साहब सफल होते रहे, तो एक बार नहीं 4 बार सरकार बना पाए, तो कांग्रेस ने मुझे लगता है कुछ समीक्षा की होगी और ये समझ आया होगा कि हमारा वोट बैंक आखिर छिपता क्यों। हमारे वोट बैंक को जो बसपा ने जिस प्रकार से कैडराइज किया, मतलब कांग्रेस के वोट बैंक को जिस प्रकार से बसपा ने कैडराइज करके अपने पास रखा, और आज की तारीख में वो बसपा का जो है ये कह सकते हैं ट्रांसफरेबल ईमानदार जो वोटर है, जिसे कैडर कहते हैं, जिसे हमेशा बहन जी जब भी अपनी बात कहती है तो वो कुछ खास कैडर के लिए ही कहती है, वो सभी जनमानस के लिए नहीं होता है, वो अपने लोग, अपने उन लोगों के लिए होता है जो उनका कैडर है। तो वो संदेश जो है उस, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब ये समझना पड़ेगा कि अब पहले जैसा वो रहा नहीं, कि पहले लोग इमोशनल होके किसी टैग लाइन पर वोट दे देते थे। आज लोग जो है वो आइडियोलॉजी को अब हम सब समझने लगे हैं कि राजनीति जो है एक विचारधारा पर चलती है, राज कोई व्यक्ति नहीं करता, विचारधारा करती है। और ये अब जनमानस तक पहुंचने लगी है बात, क्योंकि अब लिटरेसी का भी जो समय है वो दौर जो है पहले कम होती थी, अब थोड़ा लिटरेसी दर बढ़ गई है, लिटरेसी रेट बढ़ गया, लोग अब चर्चा करने लगे हैं। तो ऐसे में थोड़ी पॉलिटिकल अवेयरनेस हम पूरा नहीं कह सकते, अभी भी एक्सेप्शनल है, बट कई लोग जो है इन चीजों को समझ रहे हैं। तो ये आइडियोलॉजी का जो प्रभाव है, वो उस प्रभाव की वजह से अब समाजवादी पार्टी भी शूद्र और सवर्ण की बात करती है। जी शूद्र जी अति जी शूद्र जी की बात, वो भी उन्होंने भी हिंदुत्व के पीच पर खेल रहे थे, वो खेल रहे थे, लेकिन अब जी उन्होंने अपनी पीठ छोड़ दी है, वो वापस जी बहुजन वाले पीठ पर आ गए। और इसका जो चेहरा है वो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया। और स्वामी प्रसाद जी मौर्य जो है वो कौन सी पीठ से खेल कर आए, वो भी बहुजन समाज पार्टी की पीठ से ही खेल कर आए, वही के खिलाड़ी हैं, जी और जी वही अब वहीं से आए और वहां पर वो उसी पीच को बता रहे हैं।
तो ऑब्वियसली जो लोग हैं समता मूलक समाज की बात करने वाले लोग, जो वोटर है, जो छोटे मोटे नेता है, वो सारे लोग जो है वो अब कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वही चीज जो है राहुल गांधी भी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब इस पिच पर खेलना सही नहीं है, जनेऊ दिखाना, अब इस पिच को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने भी फिर छत्तीसगढ़ में जाकर आदिवासियों की बात करना ये जी शुरू कर जी दिया है, जी। बहुजनों कर दिया है। हालांकि आइडियोलॉजी जो है वो हम अभी भी यही मानते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी वही है जो 1885 में थी। नेहा जी, बात आपने बहुत सही कही कि कांग्रेस ने जो आइडियोलॉजी बदली है अपनी, और वो जो बहुजन वोट बैंक को अपने पक्ष में करना चाहती, क्योंकि उनका जो पुराना वोट बैंक, स्वर्ण वोट बैंक था, उनके साथ नहीं है। जो एलीट क्लास, जो स्वर्ण वोट बैंक था, वो उनके साथ अब नहीं है, नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस भी, वो कहीं ना कहीं बहुजन वोट बैंक को, और समाजवादी पार्टी को तो नुकसान इतना हुआ है कि अखिलेश यादव के पास तो अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उनका जो कोर वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक जिसके सहारे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़े हुआ करते थे, वो भी उनके साथ नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं अब बिना बहुजन समाज पार्टी को साथ में लिए तो बहुजन वोट बैंक उनके साथ जाएगा नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दल इस आस में लगे हैं कि बीएसपी के साथ गठबंधन किया जाए, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। लेकिन एक और गठबंधन की बात उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चल रही है, जिसमें मैं अपने कमेंट सेक्शन में भी देख पा रहा हूँ, काफी लोग उस बारे में लिख रहे हैं हाँ। कि बहुजन समाज पार्टी को छोटे दलों के साथ गठबंधन करना चाहिए, जैसे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने कुछ दिनों पहले बात कही थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती को, बहन जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहिए, वो पहली एक दलित प्रधानमंत्री होंगी हमारे देश की। उसमें एआईएमआईएम की बात भी चल रही है कि उस गठबंधन में एआईएमआईएम को भी शामिल किया जाए। तो कौन सा गठबंधन, क्या इस गठबंधन के चांस भी बन सकते हैं और ये भी भाजपा को उत्तर प्रदेश में टक्कर दे सकता है? तो हम ये देखते हैं कि जैसे बहन जी के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अगर उसको मतलब उसको अगर हम समझते हैं, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ जाने की बात बहुत कम भाजपा से अलग होकर कही है। तो ये एक हो सकता है कि कांग्रेस को साइड में रखकर हो सकता है कि सपा के साथ सपा हो सकती है इस अलायंस में शामिल, एआईएमआईएम भी हो सकती है शामिल, और जो छोटे दल है जिसमें कि जयंत चौधरी की पार्टी भी है, क्योंकि वो भी आज अभी उसके पास भी ऑप्शन नहीं है कि वो कहाँ जाए, तो वो एक है, आरएलडी आ सकती है साथ में, और ओपी राजभर की पार्टी भी आ सकती है। राजभर जो वोट रहा है वो पहले से बसपा का वोट रहा है, और राजभर भी जो है जी वो जी। बसपा से ही अलग हुए हैं, तो वो बसपा उन्होंने भी बसपा ट्राई से ही किया अलग हुआ। कि हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करना चाहा उन्होंने, या फिर उस पीच पर खेलना चाहा, यही कहेंगे, लेकिन उस पीच पर वो खेल नहीं पाए। तो अब ऑप्शन जो है वो बसपा बचता है, तो हो सकता है छोटे दलों को लेकर भी आने वाले समय में एक अच्छा और मजबूत विपक्ष हम दे सकते हैं, और बसपा ही जो है वो बीजेपी को रोकने के लिए कामयाब हो सकती है, क्योंकि दो ही कैडर पार्टियां है देश के अंदर, क्योंकि कांग्रेस का कोई कैडर वोट है नहीं, और तो जी सिर्फ बीजेपी बिल्कुल। का कैडर वोट है और बीएसपी का कैडर वोट है, और जिस स्ट्रेटजी से बीजेपी काम करती है, उस स्ट्रेटजी को सिर्फ बीएसपी ही समझ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बयानबाजी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटजी को अपना कर वो काम करती है। उसी उसी के खिलाफ में अगर कुछ है जो उसको टक्कर दे सकती है, जिसको जवाब दे सकती है, तो वो बसपा है। तो अगर छोटे मोटे दल भी अगर साथ आ जाते हैं बसपा के, तो एक मजबूत विपक्ष हम दे सकते हैं। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। लेकिन हम देखिए, जो सवाल बात उत्तर प्रदेश की हो रही थी, हम तमाम उत्तर भारत की बात करते हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो अपना वोटर है, जो समाजवादी पार्टी का कैडर जो है वो उत्तर प्रदेश में हाँ। है। कांग्रेस जो है उसको आप कह सकते हैं कि उत्तर भारत में और भारत में उसका मतलब प्रभाव है, एक राष्ट्रीय दल है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर, जिस प्रकार से हमने तेलंगाना में देखा, आरएस प्रवीण कुमार वहां पर बीएसपी को इतने बढ़िया से लेके जा रहे हैं, काबिलिय तारीफ है। उस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी काम नहीं हो रहा जिस प्रकार से वो डिजिटल में और काफी सारी चीजों में काम कर रहे हैं आरएस प्रवीण कुमार जो है। मध्य प्रदेश में बसपा का अच्छा खासा कैडर है, राजस्थान में बसपा का अच्छा खासा कैडर है, हरियाणा में है।
तो ये जो गठबंधन मैं देख रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश की बात देखी जाए तो छोटे दलों के साथ जो हमने बात की जिसमें अनुप्रिया पटेल का नाम रह गया था, काफ़ी हमारे दर्शक हम्म, कमेंट्स में लिख भी रहे हैं। हाँ। लेकिन जो बड़ा गठबंधन देखता नज़र आ रहा हूँ जिसमें कांग्रेस को एक ऐसा दल चाहिए जिसके पास अपना कैडर हो, क्योंकि कांग्रेस के पास जो अपना वोट था वो नहीं था, अब वो उनके साथ नहीं है। अब वो एक नए वोट बैंक को पाने की लालसा कर रहे हैं, जो मुख्यतः बहुजन वोट बैंक है। और हमको तो समझ में ये नहीं आता कि राहुल गांधी की एकदम से ये जो कांग्रेस का जो एकदम से परिवर्तन हुआ है और एकदम से जो बहुजन वोट बैंक और काफ़ी सारी चीज़ों पे एकदम से राहुल गांधी पहुँच गए। तो अब वो अगर बसपा को अपने साथ लेंगे, तभी ये बहुजन वोट बैंक चाहे हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, उनके साथ हाँ। जाएगा। अगर अगर बसपा को अपने साथ कांग्रेस नहीं रखती है, तो मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस इस चुनाव में कुछ कर पाएगी, क्योंकि बहुजन वोट बैंक पे इस समय कांग्रेस पूरी तरह से खेल रही है और बहुजन वोट बैंक जो किसके साथ है वो सब जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ है। जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो इस समय समीक्षा कर रही हैं, मजबूत कर रही हैं संगठन को, तो कहीं न कहीं अगर मजबूती से अपनी शर्तों पे बीएसपी गठबंधन करे, तो 24 के चुनाव में जो गठबंधन की बात हो रही है, तो बहन जी प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो सकती हैं। हम्म। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वही बात मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि जो जो अनुभव रहे हैं, उस अनुभव के आधार पर। हेलो, हेलो, आवाज आ रही आपका है? आवाज़, हाँ, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। हेलो, हाँ, हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। और स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, स्क्रीन भी दिख रहा है। तो हम ये कह रहे थे कि जैसे कि गौरव, हेलो। कांग्रेस का के साथ का जो अनुभव रहा है वो सही नहीं रहा। राजस्थान में भी जो सरकार बनाने के लिए बसपा ने समर्थन दिया था, वहाँ जो है एमएलए को तोड़ा गया। मध्य प्रदेश में भी वही हाल हुआ। राजस्थान में जो है वो भी स्वतंत्र है। तो ये सही नहीं रहा, लेकिन अगर कांग्रेस अपने रवैया में बदलाव कर दे, कांग्रेस अगर अपने रवैये में थोड़ा बदलाव कर देती है, तो जो है आने वाले 2024। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से स्नेहा जी का कनेक्शन शायद चला गया है। अभी देखिए दोस्तों, जिस चीज को लेकर बात हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो गठबंधन की बात हो रही है, स्नेहा जी ने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस के साथ जाने में बसपा को नुकसान होता है। और नुकसान यही है कि कहीं ना कहीं जो बसपा के कांग्रेस तोड़ने की कोशिश करती है, एक एंटी लीडरशिप खड़ा कर देती है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ। तो ये चीजें सही नहीं है और बसपा सुप्रीमो जो है, बहन जी जो है, मायावती जो है, वो तमाम इन सब चीजों को देखते हुए गठबंधन करेंगी। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात देखी जाए, अगर भाजपा को 24 के चुनाव में रोकना है, तो एक मजबूत गठबंधन चाहिए होगा। और वो मजबूत गठबंधन मेरा मानना ये है कि बीएसपी के बिना तैयार नहीं हो सकता और बीएसपी को इसमें लीड कर देना चाहिए। और अभी स्नेहा जी शायद दोबारा कनेक्ट हो तो आपसे बात कराएंगे। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने कहा कि कमेंट सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि दो गठबंधन की बात हो रही है, तमाम ये जो छोटे दलों को लेकर गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, जैसे ओपी राजभर हो गए, एआईएमआईएम हो गए, अनुप्रिया पटेल हो गई और जयंत चौधरी हो गई, ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है और ये मजबूत गठबंधन रहेगा भी। लेकिन जिस प्रकार से अगर हम पूरे उत्तर भारत की बात करें, क्योंकि उत्तर भारत में भाजपा बहुत ज्यादा मजबूती में और पकड़ में रहती है और भाजपा का कैडर मजबूत है। तो ये बात हम आपको बता दें कि भाजपा का जो अपना वोट बैंक है वो उसके साथ रहेगा, वो उसको मिलता रहेगा। अगर भाजपा है तो वो बहुजन वोट बैंक है, वो बहुजन मीडिया का वोट, मतलब वो बहुजन वोट बैंक है, माफ कीजिएगा। तो बहुजन वोट बैंक को कांग्रेस अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है और तमाम अखिलेश यादव तो अब ये चाहते हैं कि किसी तरह अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए तो 24 में वो ठीक ठाक अपनी हालात में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब कैडर के नाम पे और वोट बैंक के नाम पे कुछ भी नहीं बचा है। तो बिल्कुल। हाँ, स्नेहा जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, हेलो। जी हाँ, जी, हाँ, आपकी हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, स्क्रीन।
स्क्रीन नहीं आ रहे हैं, हाँ। कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कैमरा आप ऑन कर लीजिए। तो जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि ये तो तमाम चीजें हैं, तो अगर एक बड़ा बड़ा मजबूत विपक्ष चाहिए तो बिना बीएसपी के, बिना बहुजन समाज पार्टी के वो मजबूत विपक्ष नहीं आ सकता, नहीं खड़ा हो सकता। ये बात कांग्रेस भी जानती है, ये बात समाजवादी पार्टी भी जानती है। और कहीं न कहीं दोनों ही दल चाहते हैं कि क्या नाम है, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए। अब वो डिपेंड करता है बसपा सुप्रीमो के ऊपर कि वो किन शर्तों के ऊपर इस गठबंधन में जाती है। क्योंकि मेरे को तो 24 के चुनाव से पहले मुझे जो नज़र आ रहा है, तो बसपा प्लस पॉइंट में नज़र आ रही है और बसपा को इस समय अपने संगठन को लेकर काम करना चाहिए बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से, जैसे जैसे बसपा सुप्रीमो कर भी रही हैं। अगर 24 के चुनाव से पहले बसपा ने अपने जो कैडर वोट बैंक है, जो काशीराम मान्यवर काशीराम ने बना के दिया था बीएसपी को, अगर उसको एक्टिवेट कर जाती है तो मेरा मानना ये है कि बहुजन समाज पार्टी देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी आने वाले चुनाव में। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब देखा जाए अगर कांग्रेस और बसपा का अगर हम संभावना देख रहे हैं, छोटी पार्टियां भी साथ साथ में आ भी जाती है, तो बसपा का ही वर्चस्व बड़ा रहेगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर सिर्फ बसपा का ही संगठन है। जी। और पहले भी बताया मैंने कि बसपा अपने संगठन पर ज्यादा भरोसा करती है। जैसे कि अभी देखा हमने कुछ दिनों पहले जो मीटिंग हुई थी लखनऊ के अंदर, जो बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें संगठन की बात की गई थी और इसी के साथ साथ उनका जो संगठन है, वो संगठन को अगर आप देखते हैं तो वो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत लगता है। मतलब एक हम ऊपर ऊपर जब देखते हैं तो विपक्षी नेता यही कहते हैं, जो बहन जी की जो प्रतिद्वंदी ये कहते हैं कि वो एक ही नेता की पार्टी है। लेकिन जब इंटरनल देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, तो गांव से लेकर मतलब एक बूथ से लेकर तो आप मंडल तक आए, जोन तक आए, तो आपको अलग अलग प्रकार के नेता नजर आते हैं। तो ये जो चीज है बसपा की, यही खूबसूरती है और यही मजबूती है। तो इस मजबूती के लिए ही काफी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बसपा का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसी की वजह से बसपा हमेशा मजबूती से खड़ी रहती है और हमेशा उनके वोट बैंक में जो है वो बढ़ोतरी होते रहती है। तो इसका जो फायदा है वो किसी भी जो भी पार्टी बसपा के साथ आएगी वो उसको जरूर होता है। जी, जी, जी। ये बात आपकी बिल्कुल सही रही और जैसे कि मैं राजनीतिक दलों की समीक्षा बैठकें हम देखते हैं, वो जो एक फ़ोटो वायरल हुआ था, जिसमें बसपा सुप्रीमो पीछे से फ़ोटो लिया गया था। तो उस दिन मैंने लिखा भी था कि ये सोशल मीडिया पर आज की सबसे ताकतवर तस्वीर है कि एक महिला, हमारे समाज में एक महिला नेत्री जो 4-4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है और उनके सामने जो पुरुष हैं, जिसे पितृसत्तात्मक समाज हमारे यहाँ कहा जाता है, इस प्रकार से उनका अनुशासन है और इस प्रकार से उनका गठबंधन है। तो इस प्रकार से उन्होंने कैडर को बनाया है। तो आलोचना करने वाले लोग आलोचना करते हैं, लेकिन अगर उस लिहाजे से देखा जाए, एक महिला के लिहाजे से देखा जाए, पितृसत्ता के लिहाजे से देखा जाए, तो बहुत ताकतवर तस्वीर और बहुत ज़्यादा एक बड़ा मैसेज देने वाली तस्वीर वो थी। तो स्नेहा जी, आज के लिए बस इतना ही और लगातार आप और हम ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुजन मीडिया देश में अब एक बड़ा मीडिया बन चुकी है और तमाम जो शोषित वंचित समाज है, जो दलित पिछड़े हैं और अल्पसंख्यक समाज के हित की पत्रकारिता करती हैं। और स्नेहा जी भी उसमें एक बहुत बड़ा चेहरा हैं। आज आप हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद स्नेहा जी। थैंक यू। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक एपिसोड में और तब आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।